हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 11वीं क्लास की ज्योग्राफी में 11वां चैप्टर चल रहा है, वायुमंडल में जल। और बच्चों, हमने कल बादलों के प्रकारों के बारे में बता दिया था। बादल 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम आज बात करेंगे बच्चों वर्षण। वर्षण यानी वर्षा। तो देखिए बच्चों, स्वतंत्र हवा है, उसमें लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। संघनन की जो प्रक्रिया है, वो संघनित जो कण है, जुड़ने वाले कण हैं जल वाष्प के, उनके आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं पानी की बूंदों के रूप में। इसलिए जल वाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव्य या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे हम वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है। जिसे हिमपात कहते हैं। कहने का मतलब यही है बच्चों कि जो अगर वर्षण जल के रूप में होता है तो वो होती है वर्षा। अगर वर्षण बर्फ के रूप में होता है तो वो होती है हिमपात, यानी बर्फ का गिरना। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है, जिसके 6 कोण होते हैं। ऐसे रवे गिरते हैं किसके? बर्फ के। ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिमवृष्टि या कर्कापात है। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। तो ये वर्षण के अनेक दूसरे प्रकार भी हैं। सहिमवृष्टि जमी हुई जो वर्षा की बूंदें हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं, जमाव बिंदु के तापमान के साथ। यानी सहिमवृष्टि का मतलब क्या होता है? जो जमी हुई वर्षा की बूंद या पिघली हुई बर्फ के रूप में पानी की जमी हुई बूंद होती है, जैसे ओस टाइप में हमें दिखाई देती है। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक, यानी धरातल की सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है, तब सहिमवृष्टि होती है। क्या होती है? सहिमवृष्टि यानी वर्षा। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार के बर्फ के रूप में गिरती हैं। ये हो गया बच्चों वर्षण। इसके बाद में देखिए आगे भी चलते हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जिसे ओलावृष्टि कहा जाता है। ये वर्षा के जल में बनती है, जल से बनती है, जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। अब आता है बच्चों वर्षा के प्रकार, कि वर्षा कितने प्रकार की होती है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा। देखिए, सबसे पहली बात आती है संवहनीय वर्षा। हवा गर्म हो जाने पर संवहनीय वर्षा क्या होती है? देखिए, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। यानी सूर्य के ताप से जल गर्म होता है और होकर के ऊपर उठता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से ये ठंडी होती है। वायुमंडल में ऊपरी परतों में पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है। फिर क्या होता है? ये जल वाष्प इकट्ठा होना शुरू होती है।
तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। संवहनीय वर्षा में किसका निर्माण होता है? कपास यानी रुई जैसे बादलों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के बाद मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। दूसरी आती है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा देखिए, जब संतृप्त वायु की सहती, संतृप्त यानी जो जल से बिल्कुल भरी हुई है, जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय, सहती का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, पर्वतीय ढाल पर आती है, तब वह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है। तो जैसी पर्वत से टकराती है वो जलवाष्प रूपी वायु, जल से पूरित वायु, तो वो ऊपर पर्वत के ढाल के सारे ऊपर उठती है, और जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है तो ये फैलती है और तापमान में कमी होती है, गिर जाता है, तथा आर्द्रता क्या होती है? संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि वह पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी हवा के विपरीत ढाल पर। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, ये नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे एवं वर्षा विहीन रहते हैं। तो इसका दूसरा जो ढाल है वह बिना वर्षा के रहता है, सूखा रहता है और वर्षा विहीन रहता है। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये वर्षा के छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में आगे देखिए बच्चों, चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा बोलते हैं इसे। आप पहले इस पुस्तक के 10वें अध्याय में वैरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं, अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को हम देखेंगे। चक्रवातों से होने वाली वर्षा होती है ये, वो चक्रवाती वर्षा कहलाती है। अब आता है विश्व में वर्षा का वितरण, कि संपूर्ण विश्व में कहाँ कहाँ कितनी कितनी वर्षा होती है और किन किन क्षेत्रों में ज़्यादातर वर्षा होती है। तो देखिए बच्चों, एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। एक साल में पृथ्वी के समस्त भाग अलग अलग हैं और उन पर होने वाली वर्षा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं दोनों तरफ। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। दूसरा का वो है कि जो विश्व के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं महाद्वीपों के किनारे, उनमें भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर भी वर्षा ज़्यादा होती है, यानी महाद्वीपों में कम और महासागरों में ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है? लगातार होती रहती है, तो वर्षा होती रहती है वहाँ महासागरों में। भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ये 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन भूमध्य वृत्त से, भूमध्य रेखा से 45 तथा 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच वाले हिस्से में दोनों गोलार्धों में जो पछुआ पवनें चलती हैं, पश्चिम से चलने वाली पवनें, उनके कारण महाद्वीपों के जितने भी पश्चिमी किनारे हैं उन पर सबसे पहले वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ, जैसे जैसे पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ये वर्षा घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, यानी पहाड़ी एरिया है और वो तट के समानांतर है, वहाँ वर्षा की मात्रा
भी मुख्य तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता जाता है। विषुवतीय पट्टी यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। जितने भी तटीय भाग हैं उन भागों में। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष हर साल 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है, मध्यम यानी बीच की। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है ऐसे क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा बीच वाले भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी और भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। ये वर्षा की मात्रा है बच्चों, जो अलग अलग क्षेत्रों में इतनी होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण अगर देखें, इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है वर्षा का वितरण। कुछ क्षेत्रों में जैसे विषुवतीय पट्टी, ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों में वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहले कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह कौन सा है। तो देखिए बच्चों, इसमें कौन सा घटक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानव के लिए, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक। तो इसमें आंसर आएगा जल वाष्प। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदलता है। वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। इसका सही आंसर। लेकिन से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है, उसे क्या कहते हैं। इन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता, यानी जितनी वायु में क्षमता होती है उतनी नमी हो जाती है, तो वो संतृप्त हवा कहलाती है। संतृप्त वायु, बिल्कुल पूरित वायु। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। पच्छाब। पच्छाब जो है वो सबसे ऊंचा बादल होता है। इसके बाद में बच्चों ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इनको आप देख लेना। आज के लिए ये हमारा चैप्टर 11वां चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।